नमस्ते। अभी कॉन्सेप्ट्स में आप सभी का स्वागत है। एक और मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। चलिए हम एक और मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं और इसके आंसर आप मेरे साथ मैच कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। वर्णमाला की जानकारी में हमने स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या, अयोगवा, अंतस्थ, स्पर्शी, ये सभी किए हैं। तो यहाँ पर वर्णमाला में स्वरों की संख्या जी कितनी है? स्वरों की संख्या सभी को पता होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। 11। 11 इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग हो जाता है कवयित्री। जी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जी, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3, धनहीन का समास बताइए। समास को पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले उसका विग्रह करना होता है। तो धनहीन का विग्रह होगा धन से हीन। तो और जहां पर विग्रह करने पर हमें कारक विभक्तियां दिखाई देती हैं वो हो जाता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 4, रात दिन में कौन सा समास है? जिस समास में हमें योजक चिन्ह दिखाई देता है, योजक चिन्ह दिखाई देता है और पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या होते हैं? विलोम होते हैं। तो ऐसे समास को हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 5, मक्खी का तत्सम। मक्खी, उड़ने वाली मक्खी जो एक कीट है, उसका तत्सम शब्द होगा मक्षिका। अब मक्षिका की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर डी में। जी, मक्षिका बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द कौन सा है? हमें यानी 3 शुद्ध दे रखे हैं और एक अशुद्ध दे रखा है। यहाँ पर है यानी, शुष्क, सूची और यानी। जी सही। हमारा उत्तर यानी कि जो अशुद्ध है वो हो गया यानी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 7, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी है यहाँ पर प्रतिष्ठा। जी, शुद्ध शुद्ध स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन नंबर बी, प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब यहाँ पर भी हमें करेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी है। द्वंद, 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 द्वंद्व। जी, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व। द्वंद्व समास लिखते टाइम हम इस स्पेलिंग का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्न 8 करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9, वाक्य को सही क्रम में लगाना है, सही रूप से क्रमबद्ध करना है। तो हमें वाक्य की शुरुआत करनी है जाति प्रथा के और अंत करना है विश्वास करता है। बीच में हमें लगाने हैं य, र, ल, व में से। जाति प्रथा के घेरे में पड़े हुए हिंदू और मुसलमानों पर कबीर ने प्रहार करते हुए कहा कि ईश्वर जाति में नहीं शुद्ध मानवीय भावों में विश्वास करता है। जी बिल्कुल सही। जाति प्रथा के घेरे में पड़े हुए हिंदू मुसलमानों पर कबीर ने प्रहार करते हुए कहा कि ईश्वर जाति में नहीं मानवीय शुद्ध मानवीय भावों में विश्वास करता है। तो हमें यहाँ मिल रहा है
र, य, व, ल, य, र, य, सॉरी, र, य, र, य, व, ल, र, य, व, ल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है एक वाक्य शुद्ध है, हमें शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। ध्यान से पढ़ेंगे। जी, यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी शुद्ध है, बाकी सभी में किसी न किसी प्रकार की अशुद्धि है। अशुद्धि संज्ञा, सर्वनाम, पुनरुक्ति से संबंधी, सर्वनाम से संबंधी, विशेषण से संबंधी, लिंग से संबंधी किसी भी प्रकार की अशुद्धि उसमें हो सकती है। हमसे वो नहीं पूछा, हमसे बस पूछा गया कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगेन, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बाकी सभी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन से संबंधित कोई ना कोई गलती देखी जा सकती है। आ गए हैं हम गद्यांश पर। गद्यांश को पढ़ने से पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक भाषाएं निम्नलिखित का आधार थी। अब अल्पसंख्यक भाषाएं के बारे में हमें ढूंढना है गद्यांश में। अल्पसंख्यक भाषाएं। यहाँ पर दिख रहा है। अल्प, लैटिन जैसी एक छोटी अल्पसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा। लैटिन जैसी एक छोटी अल्पसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा मध्यकालीन यूरोप में विद्वता की, अभिलेख अनुकरण की और धार्मिक अनुष्ठानों की भाषा बन सकी। जी, अब इन्हीं में से हमें हमारा उत्तर मिलेगा। यहाँ पर लिखा है विद्वता, अभिलेख, अनुरक्षण और धार्मिक अनुष्ठान। तो यहाँ पे हमें धार्मिक अनुष्ठान और बाकी शब्द नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ हमें दिख रहा है विद्वता। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विजेताओं की भाषा का उपयोग निम्न में होता है। यहाँ पर हमें देखना है विजेताओं की भाषा का उपयोग। अब विजेता से संबंधित भाषा का उपयोग हमें देखना है। फिर से हमें गद्यांश पर लौटना होगा। जी। हम्म विजेताओं जो शासकीय और भूस्वामी अभिजात वर्ग बने द्वारा स्थापित किसी ही भाषा का प्रयोग वाणिज्य, प्रशासन और विधि संबंधित कार्यों में होता है। तो यहाँ पे लिखा है शासकीय और भूस्वामी अभिजात वर्ग। अब हम शासकीय और भूस्वामी अभिजात वर्ग को देखते हुए आगे जाएंगे। जी, भूस्वामी अभिजातों पर शासन करने में, जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कानून के प्रशासन में दूसरे देशों को उपनिवेशित करने के लिए भाषा का उपयोग, शासन करने में दोबारा जाना होगा।
जी, प्रशासन और विधि संबंधित कार्यों में होता है, यहाँ पर लिखा है प्रशासन और विधि संबंधी कार्यों में होता है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्रशासन, कानून के प्रशासन में। जी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। साम्राज्यवाद निम्नलिखित के लिए उत्तरदायित्व था। अब हमें साम्राज्यवाद यहाँ पर ढूंढना है हमारे गद्यांश में से, किस लिए उत्तरदायी था साम्राज्यवाद से संबंधित। जी, ढूंढेंगे सभी। साम्राज्यवाद, जी देखिए साफ साफ लिखा है, ध्यान से पढ़ेंगे। साम्राज्यवाद के युग में औपनिवेशिक शक्तियों की भाषाएं ही उनके उपनिवेशों में भी प्रशासन की समताबद्ध कानून, उच्च शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भाषाएं बनी। इससे पुरानी भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो गया, जो इन क्षेत्रों से बहिष्कृत रह गई। जी, यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि पुरानी भाषाएं जो हैं वो अवरुद्ध हो गई, उनका विकास अवरुद्ध हो गया और वो बहिष्कृत हो गई। तो इससे रिलेटेड हमें, जी हमें यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पुरानी भाषाओं का बहिष्करण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 15, भाषाओं की एक लाक्षणिकता है। जी, यहाँ पर अब हम वापस जाना होगा हमें गद्यांश पर। भाषा की लाक्षणिकता देखने के लिए क्या लिखा है गद्यांश में, हमें अपना ज्ञान अपने पास ही रखना है, उसका प्रयोग नहीं करना है गद्यांश में, गद्यांश से ही उत्तर ढूंढना है। जी, भाषाओं की एक लाक्षणिकता है, ढूंढेंगे। जी, शब्द के, यहाँ लिखा है समय बोध के साथ, अंतर्निहित बोध समय के साथ नई परिस्थितियों से प्रक्रियाओं के कारण परिवर्तित हुए हैं। यानी जो भाषा है उसमें परिवर्तन होता रहता है, भाषा हमेशा विकास करती रहती है, उसके अर्थ में भी परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा कि शब्दों के अर्थ में निरंतर परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 16, यह गद्यांश भाषा का विश्लेषण किस रूप में करता है। जी, यहाँ पर अब हम देखेंगे ये गद्यांश भाषा का विश्लेषण किस रूप में करता है। इसके लिए हमें फिर से गद्यांश पे लौटना होगा। जी, गद्यांश भाषा का विश्लेषण किस रूप में करता है। जी, अंत में मिल रहा है यहाँ पर क्लियरली। यह हमें स्मरण दिलाती है कि भाषा अधिगम का संग्रह मात्र नहीं बल्कि मानवीय प्रयोजनों के अनुकूल होने वाला एक उपकरण है। अब इसी को हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए हमें ऑप्शंस में दिया गया है क्लियरली, एज इट इज वर्ड टू वर्ड, मानवीय प्रयोजनों को पूरा करने का
उपकरण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। संदेश ले जाने वाला, वाक्य हेतु सही शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संदेश ले जाने वाला संदेश वाहक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न 18, एक विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। इसका अर्थ ये है, आपको जो भी ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं, इस पे किसी एक शब्द के पर्यायवाची दिए गए हैं, लेकिन एक पर्यायवाची शब्द गलत दिया गया है। तो हमें ऐसा विकल्प ढूंढना है ए बी सी डी में से जिसमें दिए गए चारों ही शब्द किसी एक ही चीज के पर्यायवाची हों। जी, यहाँ पर देखेंगे तो जी, अब यहाँ पर देखेंगे तो जलाशय, सरोवर, पुष्कर, तड़ाग, ताल, सर, अगर ये सभी जो है तालाब के क्या है, पर्यायवाची हैं, इसीलिए ये उत्तर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 19, साधु का विलोम है। साधु शब्द का विलोम क्या होगा? अब देखिए, जल्दीबाजी में साधु का साध्वी मत कर दीजिएगा, लिंग नहीं पूछा है, लिंग बदलने को नहीं कहा है, विलोम पूछा है, यानी बिल्कुल उल्टा। साधु कौन होता है? जो वैर भाव नहीं करता है, जो ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, उसे हम साधु कह सकते हैं। अब साधु का विलोम होगा असाधु। जी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 लिखा है, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पर आपको पेयर दिए गए हैं, पेयर में से आपको ढूंढना है कि कौन सा पेयर गलत है। एक ऑप्शन में आपको गलत मिलेगा, निष्पक्ष पक्षधर सही है, तिक्त मधुर सही है, कल्पित यानी कल्पना, स्वप्निल भी कल्पना, स्वप्न देखना, ये गलत है। यहाँ पे यथार्थ आना चाहिए, अकिंचन संपन्न ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहाँ पर गलत जोड़ा बनाया गया है, तो हमारे लिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विलोम, प्रश्न नंबर 21, गगरी फूटी बैल प्यासा। जी, आ गई हैं कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियां। यहाँ पर इसका सही अर्थ है, गगरी फूट गई पर बैल प्यासा रह गया। सही अर्थ है, समय पर काम का ना होना, इसका अर्थ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 22, सूची 1 का सूची 2 के साथ हम मिलान करेंगे। जी, तत्सम तद्भव देशज विदेशज शब्दों से संबंधित है। यहाँ पर लोहा, लोहा क्या होता है? फिर उसके बाद है मयूर, मयूर क्या होता है? मयूर हमें पता है, मयूर जो है तत्सम शब्द होता है। मयूर जो है वो होता है तत्सम शब्द। मयूर है तत्सम, यानी ये हो जाएगा बी के साथ। और फिर उसके बाद हो जाएगा लकड़ी, लकड़ी होता है देशज शब्द, ये हो जाएगा सी। कॉलेज हमें पता है विदेशी शब्द है, ये हो जाएगा डी के साथ। अगर ए में मुझे डाउट था तो भी 3 करने के बाद मुझे पता चल गया, लोहा जो है वो होता है तद्भव। तो अब हम इनका मैचिंग देखेंगे, A2 B3, A2 ये रहा A2 B3 C1 और D4, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए हमारा रहेगा सही जवाब। जी, इसी के साथ हमारा मॉक टेस्ट सॉल्व हो गया है।
और जल्दी ही फिर से मिलेंगे अगले मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।